हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए, वो न्यूज़ लाया हूँ कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर आपने कुछ ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव बैंक में स्टाफ, या कुछ फ्रॉड हो गया, या किसी ने कुछ सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड होने के बाद रीइंस्टेट हो गया है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। ये सब चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी। और अगर बैंकिंग भाषा में बात करें तो ये सारी चीजें आती हैं ऑपरेशनल रिस्क की जद में। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या है, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। और आरबीआई ने कौन सी ऐसी नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिससे कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे, और कोऑपरेटिव बैंक को भी इनके लिए अब वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल पॉलिसीज वगैरह बनानी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें सभी तरह की सामान्य जानकारियां जो आपके काम की हो सकती है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके लिए लाई जाती हैं। और अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए जेआईबी सीआईबी बहुत जरूरी कोर्स होता है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है जेआईबी सीआईबी, तो आप इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया हुआ, उसे डाउनलोड कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लाइव क्लासेस फ्री में हम देते हैं उनको जरूर देखिए और उसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ऑपरेशनल रिस्क की। तो ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली अगर बात करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इवेंट या किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से होने वाला अगर कोई लॉस है, तो उस लॉस की संभावना को हम रिस्क बोलते हैं। और इस तरह से होने वाले लॉस की संभावना को हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे किसी स्टाफ ने फ्रॉड कर दिया, जैसे स्ट्राइक हो गई, आपके वहां जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे वो काम करना बंद कर गए, आउटडेटेड थे, किसी ने साइबर सिक्योरिटी से हैक कर लिए, आपके स्टाफ ने फ्रॉड किया, गबन हो गया, या मिस कैलकुलेशन हुआ, या आपकी जो बैलेंस शीट है वो सही से नहीं बनाई गई, ऑडिटर ने ढंग से काम नहीं किया, या आपने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसके लिए स्टाफ ट्रेंड नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इतनी सारी बातें इसकी जद में आती हैं, बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इन सब चीजों से होने वाले रिस्क से लड़ने के लिए अब कोऑपरेटिव बैंकों को अपनी प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाना पड़ेगा। अभी तक अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स में, और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं, एनबीएफसी भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो पहले दोस्तों, इसकी जो न्यूज आई है, जो अखबारों में न्यूज है, हाल में जो न्यूज आई है, उस न्यूज की पहले बात कर लेते हैं। तो इस न्यूज में अगर आप देखें, आरबीआई प्रपोजेस टू ब्रिंग एनबीएफसी कोऑपरेटिव बैंक अंडर ऑपरेशनल रिस्क नॉर्म्स। अब इसमें कुछ खास बात क्या आई है? सबसे पहली बात है कि जो बेसल कमेटी ऑफ ऑन बैंकिंग सुपरविजन होती है, जिसको बीसीबीएस बोलते हैं, पहले ये जो ऑपरेशनल रिस्क था केवल वो कॉमर्शियल बैंकों के लिए, अर्लियर ये तो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए था, जब 2005 में इसकी गाइडलाइन आई थी। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज वेल एज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें सभी तरह के कोऑपरेटिव बैंक अब यहाँ पर इसमें शामिल हो गए हैं। और इसके लिए आरबीआई ने कंप्लीट डिटेल जो है इसका जो पूरा पेपर होता है वो भी इशू किया है, उसको भी हम अभी चर्चा करेंगे। और अगर दूसरे किसी न्यूज़पेपर में हम इस न्यूज़ को देखना चाहें, तो उसमें ये न्यूज़ है, देखिए, आरबीआई इशू गाइडलाइंस ऑन ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट। और इसमें भी वही चीजें सब लिखी गई है। इसमें खासकर से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इट इंट्रोड्यूसेस it introduces a three lines defense model, three lines defense model emphasizing the importance of robust risk management. RBI highlighted the operational disruption stemming from various sources like IT threat, fraud, नेचुरल डिजास्टर और कैन इम्पैक्ट द फाइनेंशियल सर्विस। तो इन सब चीजों को लेकर के बात की गई है। तब दोस्तों, इससे बैंकों को फायदा क्या होगा? अगर कोई रिस्क है, उस रिस्क के अगेंस्ट में कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए अब बैंकों को कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले केवल क्रेडिट रिस्क के लिए जो रिस्क वेटेड एसेट होता था, उसका 9% जो है कैपिटल मेंटेन कर लेते थे बैंक। तो डूबने की संभावना अगर है, लॉस होने की संभावना है अगर है, तो उनसे बचने का केवल एक ही तरीका, वो तरीका है कि बैंक अपनी कैपिटल को मजबूत करे, कैपिटल बढ़ाए। और एक सर्टेन परसेंट में कैपिटल रखना जरूरी होता है।
तो ऑपरेशनल रिस्क के लिए अब कैपिटल रखनी जरूरी हो जाएगी, यानी कि अब बैंकों को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, अब इसके आगे का वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस और थ्योरेटिकल भी है। अगर आप चाहें तो आगे का वीडियो नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं वास्तव में अभी क्या क्या है, हालांकि इसके लिए काफी लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड जो है इस ऑपरेशनल रिस्क को थोड़ा मैं ब्रीफ में 5 से 7 मिनट में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो आप पेशेंस से सुनते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और इसको अपने उन सभी बैंकर भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा जो ऑपरेशनल रिस्क खासकर से कोऑपरेटिव बैंक में इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं डिटेल्ड उस सर्कुलर की ओर जिसमें ऑपरेशनल रिस्क की इस गाइडलाइन को डिटेल में समझाया गया है। देखिए दोस्तों, ये गाइडेंस नोट आया है आरबीआई का मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क पर। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जैसे कॉमन बातें तो मैंने बता दी, इसमें इसमें समरी वगैरह के अलावा इसमें जो पॉलिसी रिक्वायरमेंट है ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज आएगा बैंकों के लिए। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो इसके लिए एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कौन इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बात भी करेंगे और टीम कैसे कैसे काम करेगी। उसके अलावा पॉलिसी बनानी पड़ेगी और ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको असेसमेंट करना, उसको मॉनिटर करते रहना और मॉनिटर करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो उसको कंट्रोल करना और उसको मिटिगेट भी करना, यानी कम करना। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, यानी कि बाहर के लोग आकर के आपका इस रिस्क को इवोल्युएट करेंगे कि भाई ये वास्तव में आपके पास जो रिस्क है वो कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। तो इस बारे में बात पूरी करेंगे। और तो दोस्तों, आमतौर पर जो बैंकों में होते हैं 3 तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशन रिस्क। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि क्रेडिट रिस्क तो पहले से ही हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट रिस्क का पार्ट भी करते हैं, लेकिन ऑपरेशन रिस्क का अभी तक कुछ भी नहीं था। तो उन चीजों के लिए, और अगर हम किसी भी रिस्क के मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना या मेजरमेंट करना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना और उसको मिटिगेट करना। तो ये सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं किसी भी रिस्क को मेंटेन करने के लिए, कि जिससे आपको फ्यूचर में कोई ऐसा ना हो जाए कि आपका बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाए। अगर हम इसके फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जो ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, तो सबसे जो पूरी पूरी प्राइमरी जिम्मेदारी दी गई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, यानी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन पर ये सब रिस्क होगा और उसको इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए वो बेसिकली अपने नीचे कुछ कमेटियां बना देते हैं। और जो ये ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट है उसको एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की तरह बैंक में लागू करना होगा, पूरे बैंकिंग ग्रुप में। सीनियर मैनेजमेंट का होगा जो उसको क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस ऑपरेशनल रिस्क को इंप्लीमेंट करने के लिए, और वो पॉलिसी जैसा कि बोर्ड अप्रूव करेगा उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली रेस्पॉन्सिबल होंगे इस अवेयरनेस के लिए कि जो ऑपरेशन रिस्क है, और उसके लिए बैंक में कल्चर बनाएंगे। जैसे कि आमतौर पर आपने सुनने में आता होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक में संस्थागत सिस्टम थोड़ा सा उतने अच्छे नहीं है, जो फ्रॉड की जांचें वगैरह होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो उन सब चीजों के लिए प्रॉपर सिस्टम उनको बनाने के लिए इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसके लिए पॉलिसीज भी एम्बेडेड करनी पड़ेंगी आपको। प्रोसीजर, अगर हम बात करें लोन लेने देने का क्या प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। रिकवरी का क्या प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर बनाना, क्योंकि ये सब चीजें ऑपरेशन में आती हैं। ठीक है, मार्केटिंग कैसे करनी है पूरी प्रोसीजर से होगी, तो ये सब चीजों के प्रोसीजर पूरे बनाने पड़ेंगे। इंटरनल जो ऑडिट फंक्शन है उसको भी प्रॉपर जो जो असिस्ट द सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड वो जो इंडिपेंडेंटली उसकी अपनी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको देंगे, क्योंकि जो ऑडिट का एक फंक्शन है वो भी एक ऑपरेशन रिस्क में आता है। तो बैंकों का जो ऑडिट सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा साउंड करना पड़ेगा। और जो नया जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क है उसमें ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी आपको जो है अब कैपिटल मेंटेन या कैलकुलेट करके मेंटेन करनी होगी। अब बात करते हैं कि क्यों इसकी बात आई है। देखो, अब जो है हाईली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स खूब चल रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा जो बहुत लार्ज वॉल्यूम में सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्रिएट द नीड ऑफ द कंटिन्यूअल मेंटेनेंस ऑफ द हाई ग्रेड इंटरनल कंट्रोल एंड बैकअप सिस्टम, उनको जरूरत पड़ रही है। आउटसोर्सिंग हम लोग करते हैं, लार्ज स्केल पर एक्विजिशन, मर्जर और डीमर्जर हो जाता है बैंकों का, और बैंक जो है वो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक पर जो है इंगेज होंगे, और कोलेटरल के साथ डेरिवेटिव्स, नेटिंग, ये सब चीजें जो हमारे डेरिवेटिव्स बिजनेस होते हैं उसमें बैंक इन्वॉल्व होंगे।
और बेसिकली जो सब्सटेंशियल लॉसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था, इंटरनल फ्रॉड हो सकता है, एक्सटर्नल फ्रॉड हो सकता है, और जो आपकी एम्प्लॉय की प्रैक्टिस है, वर्क प्लेस की सेफ्टी सेफ्टी जो है वो उतनी अच्छी ना हो। उसके अलावा जो हमारे क्लाइंट के प्रोडक्ट्स हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं हो, फिजिकल एसेट में बाढ़ से, अर्थक्वेक से, आग से कुछ नुकसान हो जाए, उसके अलावा हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, 3 दिन से हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, नेटवर्क डाउन हो रहा है, इन चीजों की टेली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं। एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट में भी हमें कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब अल्टीमेटली इम्पैक्ट करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, और हमारे बिजनेस डिस्ट्रप्शन होता है। इसके लिए हमें सब ये मेंटेन करना पड़ेगा। बैंकों में ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाना पड़ेगा ऑपरेशनल रिस्क के लिए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड होगी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होगी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर्स होंगे। तो ये जब ये इतने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने पड़ेंगे, तो इनके लिए आपको किसी को एलोकेट भी करना पड़ेगा, और उसके अलावा सपोर्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर हम किसी भी रिस्क के मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखें, तो जितने भी रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके अलावा वो उसके नीचे कमेटियां बना देते हैं। वो कमेटी इन सब चीजों को देखती है। तो तीनों ही रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर 3 रिस्क होंगे, तो 3 रिस्कों को मेंटेन करने के लिए एक चीफ रिस्क मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो चीफ रिस्क मैनेजर होगा, बेसिकली क्रेडिट, ऑपरेशनल, मार्केट रिस्क के जो डिपार्टमेंट होंगे उनसे कनेक्ट होगा, और उनके ऊपर जो कमेटी है उनसे कनेक्ट होगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा। के अलावा कुछ बिजनेस ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर, और उसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और डिपार्टमेंटल हेड होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अब कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी को भी बनाना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट की बात जैसे हमने बताया था, आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, कंट्रोल होती है, मॉनिटरिंग होती है, और उसके बाद मिटिगेशन होता है। तो जब आप आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट में आएंगे, तो इतनी तरह की बातें देखनी पड़ेंगी आपको। लैक ऑफ कंट्रोल कल्चर क्या है, इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन एंड एसेट ऑफ रिस्क ऑफ सर्टेन बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है, एब्सेंस फेलियर ऑफ की कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है आपके वहां पे, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है आपका, इनएडिक्वेट इफेक्टिव ऑडिट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इन सब चीजों को देखना होगा। असेसमेंट करने की बात आई, तो एक तो आप सेल्फ रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क की मैपिंग करेंगे, और की रिस्क इंडिकेटर जो आपके बैंक में उनको देखेंगे। मेजरमेंट की बात आएगी, तो दोस्तों 3 मेथड होते हैं इसके मेजरमेंट करने के। तो उनमें से आप कोई मेथड जो है, जैसे बेसिकली इंडिया में अभी जो है जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है वो चल रही है, तो उसके थ्रू आपको ऑपरेशन रिस्क। तो अगर हम बात करें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच की, तो इसमें सिंपल सा है, ये फॉर्मूला जो है ये कहता है कि आपकी जो पिछले 3 साल की एवरेज जो ग्रॉस एनुअल इनकम थी, उसका एवरेज लेना है, और उस पे 15%, उस इनकम का 15% जो है कैपिटल चार्ज आएगा आपका। यानी कि आपकी जितनी कैपिटल है उसमें से इतना अमाउंट की आपकी कैपिटल जो है चार्ज में रहेगी, यानी स्पेशल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा इस सर्कुलर में पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिया है। अगर आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में और आप चाहते हैं कि आपके कोऑपरेटिव बैंक में जो है ऑपरेशनल रिस्क का जो है मैनेजमेंट सेटअप हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, हमसे सजेशन ले सकते हैं। मैं जो है बेसिल को लगभग पिछले 16 साल से जो है इसकी स्टडी कर रहा हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैंकर्स हैं, उनमें से बहुत से लोग मुझे सिर्फ ये जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके नाम से जानते हैं, खासकर से नेशनलाइज बैंक वाले। अदरवाइज जो है सीआईबी में इस सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसकी भी हमारी जो है लाइव में क्लासेस जो है, फ्री लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके वहाँ भी इफेक्टिव रहे, तो आप मुझे जरूर याद करिएगा, मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो जरूर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसका सर्कुलर चाहते हैं, तो आप हमसे इसका सर्कुलर भी मांग सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने वहाँ अपने बैंक में, एनबीएफसी में, और जो पूरा ये सेटअप है वो पूरा सेटअप कर सकते हैं। और सेटअप के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं आरबीआई के ऑडिट में, नाबार्ड के ऑडिट में, वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। और अगर आप अपने डिपार्टमेंट में या कहीं पे ऑपरेशनल रिस्क की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम लोग जो है आपके स्टाफ वगैरह को काफ़ी बेनिफिट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सेवाएं लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस जो है इसमें काफ़ी ठीक है। और जब आप हमसे बात करेंगे, तो आपको खुद आपको लग जाएगा कि हाँ, हम आपके बैंक के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, एक बार वीडियो देखने के लिए दोबारा से धन्यवाद। इसको सभी आप उन कोऑपरेटिव या एनबीएफसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग इस सर्कुलर से अभी वाकिफ नहीं है। थैंक यू सो मच।